अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। पुराने ज़माने के लोग ये समझते थे कि सूरज हमारी ज़मीन का चक्कर लगाता है और चांद भी हमारी ज़मीन का चक्कर लगाता है, क्योंकि जब भी आसमान में देखते थे तो उनको सूरज हरकत करता हुआ महसूस होता था। ये 24 घंटे के बाद अपनी जगह पर आ जाते थे, पर यूनानियों ने सबसे पहले देखा कि सितारे भी अपनी जगह बदलते हैं। सितारों की एक कंस्टलेशन जब गायब होती थी तो वो पूरे एक साल के बाद नमूदार होती थी। जो कंस्टलेशन विंटर 2017 में नजर आ रही है वो फिर विंटर 2018 में नजर आती थी। इसका मतलब तो ये लगता था कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। मसलन आप इस जगह पर देखिए, यहाँ पर कुछ सितारे हमें नजर आ रहे हैं जहां पर रात है। तो जैसे ही ये कंस्टलेशन हमें नजर आ रही है, जनवरी का महीना है, अब मार्च में ये कंस्टलेशन हमें नजर नहीं आएगी, बल्कि मार्च में हमें कोई और कंस्टलेशन नजर आएगी, जिस तरीके से लियो हो गई। उसके बाद फिर जमीन मूव करेगी और जून के महीने में हमें ये सितारे नजर आएंगे। रात को हमें ये कंस्टलेशन नजर नहीं आएगी जो हम दिसंबर में या जनवरी में देखते थे। फिर हम सितंबर में चले गए और सितंबर के बाद एक साल के बाद जब जमीन यहां पर आएगी तो हमें ये कंस्टलेशन ओरियन की नजर आएगी। तो सितारों की कंस्टलेशन एक साल के बाद नजर आती थी, चांद और सूरज हर 24 घंटे के बाद आ जाते थे। कुछ लोगों का यह ख्याल था कि जमीन साकिन है और इस वजह से बाकी सारे सितारे एक फ्रेमवर्क में जमीन के गिर्द घूम रहे हैं, इसलिए सितारे एक साल के बाद हमें नजर आते हैं। चले मान लेते हैं कि जमीन साकिन है और ये तमाम सितारे जमीन के गिर्द घूम रहे हैं। फिर हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए, बेसल, और बेसल ने हमें बताया कि जब भी वो सितारों के साथ कुछ सितारों की लोकेशन मॉनिटर करते हैं तो कुछ अरसे बाद उन सितारों की लोकेशन डिफरेंट हो चुकी होती है। इससे पहली मर्तबा उनको अंदाजा हुआ कि शायद जमीन मूव कर रही है। साइंसदानों ने फिर कुछ और एक्सपेरिमेंट किए जिसे हम कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। ये बहुत मशहूर इफेक्ट है जो आपको किताबों में मिल जाएगा। हम ये जानते हैं कि इक्वेटर में हमारी जमीन को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है 24 घंटों के लिए अपनी जगह पर वापस आने के लिए, जबकि पोल्स पर यह सफर बहुत कम होता है। इसलिए इक्वेटर पर जमीन की मूवमेंट या जमीन की रफ्तार बहुत तेज होती है और इक्वेटर के अलावा पोल्स पर यह बहुत कम होती है। इसी चीज को सामने रखते हुए साइंसदानों ने एक एक्सपेरिमेंट बनाया। उन्होंने कहा कि अगर एक बहुत बड़ी तोप ले ली जाए और उसका गोला हम फेंके, तो हमें पता है कि जमीन हमेशा वेस्ट से, मगरिब से मशरिक की तरफ, ईस्ट की तरफ मूव करती है। तो जब हम बहुत दूर तक ये गोला फेंकेंगे तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कर्व हो जाएगी उस तरफ जिस तरफ जमीन मूव कर रही है। तो अगर आपने तोप यहां पर रखी है तो गोला इस तरह जाएगा, और अगर आपने तोप उल्टी रखी है तो ये गोला इस तरफ को मुड़ जाएगा, और इसी को हम कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। इसी से हमें यह पता चला कि, और इस किस्म के बहुत से एक्सपेरिमेंट साइंसदानों ने करके भी देखे। हम आज देखते हैं कि जब भी हरिकेन बनते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में वो क्लॉकवाइज घूमते हैं। उनकी डायरेक्शन बदल चुकी होती है और इसकी वजह मैंने आपको पहले बता दी है। साइंसदानों के पास बहुत बड़ी तोपें तो नहीं थी, पर उन्होंने ये सोचा कि अगर हम बहुत ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ के कोई चीज नीचे फेंकेंगे तो हमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन जमीन की रोटेशन की वजह से मिलेगी। और उन्होंने ये देखा कि 70 मीटर की ऊपर अगर वो हाइट पर जाएं, किसी पहाड़ी पर जाएं या किसी बिल्डिंग पर चले जाएं, उस वक्त इतनी ऊंची बिल्डिंग तो शायद ना होगी, तो जब वो कोई पत्थर नीचे फेंकते थे तो वो 1 सेंटीमीटर अपनी जगह से दूर गिरता था, जिससे हमें पता चलता था कि जमीन रोटेट कर रही है। जमीन की रोटेशन को साबित करने के लिए जो सबसे अहम एक्सपेरिमेंट हुआ वो लियोन फोकाल्ट ने 1851 में किया, और उन्होंने एक बहुत बड़ा पेंडुलम बनाया। ये आपको पेंडुलम नजर आ रहा है जिसको हमने एक स्ट्रिंग के जरिए बहुत ऊपर इमारत में एक जगह पर बांध दिया, और नीचे हमारे पास यहां पर आप देखें ये लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहां पर आपको पेंडुलम घूमता हुआ नजर आएगा। ये पेंडुलम का प्लेन है, देखें यहां पर पेंडुलम इस तरीके से घूमेगा। अब यहां पर मैंने आपको दिखाया कि स्ट्रिंग के जरिए हमने इसको ऊपर बांध दिया और हम इसको नॉर्थ पोल में ले जाते हैं। अब ये पेंडुलम अपने प्लेन में घूमता रहता है, पर कुछ अरसे के बाद जमीन की रोटेशन की वजह से यह लगता है कि शायद इसने अपनी डायरेक्शन बदल दी है। अगर आप देखें तो इस पेंडुलम का प्लेन ये है, ये इस तरीके से मूव करेगा। जमीन आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगी, और जैसे जैसे जमीन मूव करेगी 24 घंटे के बाद जमीन पूरी दोबारा इसी जगह पर आ चुकी होगी। 2 घंटे के बाद आपको लगेगा, 1 घंटे के बाद आपको लगेगा कि अब पेंडुलम यहां पर मूव कर रहा है। 2 घंटे के बाद आपको लगेगा यहां पर मूव कर रहा है, एंगल भी बदल रहा है। 3 घंटे के बाद आपको यहां पर लगेगा। इसी तरीके से ये पूरा साइकिल 24 घंटे के बाद आपको लगेगा कि पेंडुलम अपनी जगह पर जा चुका है। दर हकीकत पेंडुलम अपनी जगह पर मूव नहीं कर रहा, हमने इसको नॉर्थ पोल पर रखा हुआ है और यहां पर जमीन इसके गिर्द घूम रही है। इसलिए जमीन की रोटेशन की वजह से हमें इसका एंगल डिफरेंट नजर आता है। इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ज्यादा शोहरत मिली और अब बड़ी जगह पर लैब्स में और म्यूजियम में इस एक्सपेरिमेंट्स को रखा जाता है।
पुराने लोग ये भी समझते थे कि जमीन हमेशा सेंटर में होती है और सूरज उसके गिर्द चक्कर लगाता है। इसको हम जियोसेंट्रिक मॉडल कहते थे और ये मॉडल क्रिश्चियंस की किताबों के साथ बहुत ज्यादा मुताबिकत रखता था। इसलिए जब कपरनिकस ने सबसे पहले आके बताया कि जमीन सेंटर में नहीं है बल्कि सूरज सेंटर में है, तो उसको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिली चर्च की तरफ से। और जब गैलीलियो ने आके टेलीस्कोप बनाई और उसमें चर्च के लोगों को, पादरियों को भी दिखाया कि आप देख सकते हैं कि जमीन मूव करती है, क्योंकि हमें बाकी जगहों पर बड़े ऐसे शवाहिद नजर आते हैं बाकी प्लैनेट्स को देख के। चर्च ने गैलीलियो की बहुत ज्यादा मुखालफत की और गैलीलियो को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा सिर्फ ये कहने के लिए कि जमीन सेंटर में नहीं है, सूरज जमीन के गिर्द नहीं घूमता बल्कि जमीन सूरज के गिर्द घूमता है। उसकी वजह यह है कि ये उनकी किताबों के साथ मुमासलत नहीं रखती। इस बात को आपने जहन में रखना है कि चर्च ने जमीन को स्टेशनरी, साकिन करार दिया था सबसे पहले। आज हमारे पास 2000 से ज्यादा सैटेलाइट्स जमीन के गिर्द घूम रही हैं। हम उमूमन ये कह देते हैं कि ये सैटेलाइट फेक हैं, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त दुनिया में 90 से ज्यादा मुल्क अपनी सैटेलाइट्स स्पेस में भेज चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अगर आप यहां पर देखें तो 1990 में हमने बदर 1 सैटेलाइट स्पेस में भेज दी थी। इनमें से कोई एक मुल्क भी आज तक ये कहता नहीं सुना गया, ऑफिशियल स्टेटमेंट उसने नहीं दी कि जमीन फ्लैट है या जमीन स्टेशनरी है, रुकी हुई है, वह अपने गिर्द रोटेट नहीं कर रही है, वो सूरज के गिर्द घूम नहीं रही। इसमें पाकिस्तान भी मौजूद है, इसमें बांग्लादेश भी मौजूद है, इसमें तुर्की भी मौजूद है, इसमें चाइना भी है, रशिया भी है, नीदरलैंड भी है, यूके भी है। दुनिया के 90 से ज्यादा मुल्क इस वक्त अपनी सैटेलाइट्स, 2000 से ज्यादा सैटेलाइट जमीन के गिर्द घुमा रहे हैं और उन सब का इस चीज पर इत्तेफाक है कि जमीन रोटेट कर रही है। और उन्होंने अपने लाइव कैमरास लगा के हमें लाइव फीड, जमीन के घूमते हुए लाइव फीड यूट्यूब पर और मुख्तलिफ चैनल्स पर दी है। हम जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो क्या ये मुल्क हम सब से मिलकर झूठ बोल रहे हैं? क्या पाकिस्तान के तमाम साइंसदान हमसे झूठ बोल रहे हैं? ये सोचने का मौका है हमारे पास। इसी तरीके से यहां पर मैंने आपको कुछ स्पेस स्टेशंस और स्पेस एजेंसीज दिखाई गई हैं। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी को स्पार्को कहा जाता है, जिसने बदर 1 1992 में भेजी। आपको मैंने उसकी तस्वीर भी दिखा दी है। हम ये कहते हैं कि नासा झूठ बोलती है, लेकिन सवाल तो यह है कि अगर आप नासा को गलत समझते हैं तो फिर उसके डाटा और उसकी थ्योरीज को इस्तेमाल करते हुए कुरान मजीद को सच कैसे साबित कर रहे हैं? तो ये एक दोहरा मेयार है। मैं आपको लेके चलता हूं एक और थ्योरी, क्वांटम फील्ड की तरफ, क्वांटम थ्योरी की तरफ, जिसमें हमें बताया गया कि दुनिया बहुत अरसे पहले वजूद में आई जब बिग बैंग हुआ। और जब ये बिग बैंग हुआ, बड़ा धमाका हुआ, तो दुनिया में सिर्फ वैक्यूम था, स्पेस थी और कुछ भी नहीं था। आज हम ये जानते हैं कि इस वैक्यूम की वजह से क्वार्क्स बने, क्वार्क से एटम्स बने, एटम से फिर हमारे पास स्टार्स बने, गैलेक्सीज बनी और आज हमारे पास जितना भी यूनिवर्स में मवाद है वो यहीं से आया। पर आप ये जानते हैं कि जब ये वैक्यूम था, क्वांटम वैक्यूम कहते हैं, क्वांटम फ्लक्चुएशंस कहते हैं, नथिंग कहते हैं, जब दुनिया में कुछ भी नहीं था तो उस वक्त दुनिया की क्या सिचुएशन थी? हमने बहुत बड़े कंप्यूटर्स पर वैक्यूम को सिमुलेट किया तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वैक्यूम स्टेशनरी नहीं है, वैक्यूम मूव करता है। ये ऐसी फील्ड्स हैं जो हर वक्त मूव कर रही होती हैं। तो जब ये चीज मूव कर रही है तो इससे बनने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिन्हें हम क्वार्क्स, लेप्टॉन्स और बोसॉन्स, जिन्हें फोर्स कैरियर कहा जाता है, ये भी सब मूव करते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि ये मूव ना करें। जब ये मूव करते हैं तो इनसे बने हुए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं और उनसे बना हुआ एटम भी मूव करता है और मॉलिक्यूल्स भी मूव करता है। अगर मैं इस एटम की मूवमेंट रोक दूं तो मुझे नोबेल प्राइज दे दिया जाएगा, क्योंकि हम एब्सोल्यूट जीरो को अटेन कर लेंगे, जो कि मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है -273.15 सेंटीग्रेड। और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। ये वो टेम्परेचर है जिस पर तमाम एटम्स की मोशन जीरो हो जाएगी और आज तक हम इसको अचीव नहीं कर पाए और प्रैक्टिकली इसको अचीव करना बहुत मुश्किल भी नजर आ रहा है। अगर हम इसको अचीव कर लेते हैं, मैं एटम की मोशन को जीरो कर देता हूं, तो उससे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होल्ड नहीं करेगा, हमारे फिजिक्स के लॉज होल्ड नहीं करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो अब उसकी पोजीशन निकाल सकता हूं और क्योंकि वो रेस्ट पे है इसलिए उसका मोमेंटम तो जीरो हो गया। तो इसलिए ये नामुमकिन है कि हम किसी चीज को साकिन कर सकें। वैक्यूम मूव कर रहा है, वैक्यूम से बनने वाले तमाम सब एटॉमिक पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, उनसे बनने वाले सितारे मूव कर रहे हैं, सितारों के साथ गैलेक्सीज मूव कर रही हैं, गैलेक्सीज में मौजूद जमीन, प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं और इनमें से कोई चीज भी
साकिन नहीं है। कुरान मजीद की उस आयत जिसका हवाला दिया जाता है, इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि जमीन स्टेशनरी है, बल्कि ये कहा जाता है कि सूरज और चांद मूव कर रहे हैं, दिन और रात भी अपने अपने मदार में घूम रहे हैं। मैं ये इस बात सोचकर हैरान होता हूं कि जब ये कहा ही नहीं गया कि जमीन स्टेशनरी है, तो हम कैसे मान लेते हैं कि इस आयत में हमें ये बताया गया कि जमीन स्टेशनरी। इस आयत में तो ये भी नहीं बताया गया कि मरीख मूव करता है, तो क्या हम मरीख को भी स्टेशनरी ले लें? तो जो चीजें कुरान में हमें नहीं बताई गई, उन पर किसी भी किस्म की राय देने से पहले जरूरी है कि हम ये जान लें कि हमारे उस सब्जेक्ट के बारे में मुकम्मल तौर पर डेटा मौजूद है और हमें उस पर अबूर हासिल है। तो हमारी यूनिवर्स कैसे साकिन हो सकती है जबकि हम एटम से मिलकर बनते हैं, एटम मोशन में है, वो क्वार्क से मिलकर बनते हैं, क्वार्क मोशन में है, क्वार्क्स क्वांटम फील्ड से मिलकर बनते हैं, वो भी मोशन में है। तो जब हम कहते हैं कि जमीन स्टेशनरी है, जमीन अगर एक जगह पर खड़ी भी हो जाए तब भी वो स्टेशनरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो ऐसी चीजों से मिलकर बनी है जो कि हर वक्त मूव कर रहे हैं। और अगर जमीन किसी वजह से स्टैंड स्टिल हो जाती है और तमाम वो एटम्स और मॉलिक्यूल जो जमीन को बनाते हैं वो भी स्टैंड स्टिल हो जाते हैं, तो हमें जमीन पर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मिलेंगे। उसका मतलब यह है कि हम -273 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में जिंदगी गुजार रहे होंगे, जो कि नामुमकिन है। इसलिए यह जरूरी है कि हम आपको बता दें कि जमीन के स्टिल होने का मतलब क्या है। कायनात में हमें अभी तक कोई भी चीज ऐसी नहीं मिली जो कि मोशन में ना हो। छोटे से छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक हर चीज, ब्लैक होल से लेकर क्वांटम फील्ड्स, वैक्यूम तक हर चीज मोशन में है। और यही बात कुरान मजीद ने अपनी आयत में कही है कि हर चीज अपने अपने मदार में घूम रही है। दूसरी तरफ आते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि जमीन इसलिए भी साकिन है क्योंकि जमीन में पहाड़ लगाए गए हैं और पहाड़ों को साकिन जमीन पर लगाना आसान है, घूमती हुई जमीन पर लगाना मुश्किल है। ये एक बड़ी अजीब सी मंतक है। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि पहाड़ उस वक्त बनते हैं जब हमारी जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो जमीन के अंदर से पहाड़ बनते हैं जो कि बाहर की तरफ भी होते हैं और जमीन के अंदर भी होते हैं। तो ये एक मेघ की तरह तो होते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। जमीन का मॉडल हम लेते हैं एक बस से। बस बहुत तेजी से मूव कर रही है और आप इसकी सीट पर बैठे हुए हैं, तो क्या आपको चक्कर आएंगे? जी नहीं, नॉर्मली आपको चक्कर नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी स्पीड उतनी ही है जितनी इस बस की स्पीड है। इसीलिए जब हम चलती घूमती हुई जमीन में होते हैं तो हम जमीन की स्पीड के साथ ही मूव कर रहे होते हैं, वो हमारी जीरो स्पीड होती है, इसलिए हमें चक्कर नहीं आते। अब मैं अपनी सीट से उठता हूं और जाकर एक सीट पर मेखें लगाना शुरू कर देता हूं, नेल्स लगाना शुरू कर देता हूं, तो क्या मुझे कोई मुश्किल आएगी? जी नहीं, बिल्कुल मुझे मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि मैं भी उसी स्पीड से मूव कर रहा हूं जिस स्पीड से बस मूव कर रही है। तो फिर पहाड़ जमीन पे बनाने के लिए क्या मुश्किल? बाहर से जो आदमी खड़ा मुझे देख रहा होगा उसके लिए ये तसव्वुर करना मुश्किल होगा, क्योंकि उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट है। तो उसे लगेगा कि मैं बहुत तेजी से मूव कर रहा हूं और मैं बस के साथ ही मूव कर रहा हूं। इसी तरीके से जब हम जमीन में होते हैं तो हम भी जमीन की स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जब जहाज जमीन के ऊपर होते हैं तो वो जमीन की साथ साथ जमीन की स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं। जब हम देखते हैं तो हमें वो साकिन नजर आते हैं, और जब वो टेक ऑफ करते हैं तो उनकी स्पीड जमीन की स्पीड से बढ़ जाती है। अब उनकी स्पीड जमीन की स्पीड से बढ़ जाती है। तो जो चीज भी जमीन के ऊपर मौजूद है वो जमीन की स्पीड के साथ मूव कर रही है, इसलिए हमें जमीन साकिन लगती है और इसलिए हमें जमीन पर बैठे हुए चक्कर नहीं आते। लेकिन जब भी कोई जमीन से बाहर से देखेगा हमें, तो उसे ये लगेगा कि ये बहुत तेजी के साथ घूम रहे हैं। और इसकी मिसाल मैं आपको इस तरीके से देता हूं कि जब आप बस में खड़े हों और एकदम ब्रेक लगती है तो आप आगे की तरफ जाते हैं, उसकी वजह हमारा इनर्शिया होती है। तो जैसे ही हम बस के साथ मूव कर रहे होते हैं और बस एकदम रुकती है तो हम फौरन उसी स्पीड के साथ आगे जाने की कोशिश करते हैं। आपको इस तस्वीर में भी ऐसी ही चीज दिखाई गई है, इसे हम इनर्शिया कहते हैं। मेरे पास एक बॉल है और मैं भागा जा रहा हूं, मैंने बॉल थोड़ी सी ऊपर फेंकी तो वो फौरन मेरे पास आएगी, क्योंकि वो बॉल इस वक्त मेरे ही साथ ट्रेवल कर रही है, उसकी स्पीड भी उतनी है जितनी मेरी स्पीड है। लेकिन अगर मैं उस गेंद को बहुत ऊपर फेंकूं तो वो पीछे चली जाएगी। आखिर क्यों? बाज़ वक़्त लोग ये भी सवाल करते हैं कि ठीक है आप ट्रेन के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, पर अगर आप ट्रेन की छत पर बैठे हैं और आप जंप लगाते हैं तो आप पीछे की तरफ आते हैं। इससे साबित ये होता है कि अगर जमीन चल रही है और हम जंप लगाएं तो हमें पीछे की तरफ आना चाहिए और जमीन को आगे निकल जाना चाहिए, जैसे कि ट्रेन करती है।
इसका जवाब बड़ा सिंपल है। अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं और जब जंप करते हैं तो आप ट्रेन के साथ ही या बस के साथ ही रहेंगे, लेकिन आप उसकी छत पर हैं और आप एक जोरदार जंप करते हैं तो हवा, फ्रिक्शन, एयर की रेजिस्टेंस की वजह से आप पीछे रह जाएंगे। ये रेजिस्टेंस ना होने की वजह से चांद जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। स्पेस में जब कोई चीज मूव करती है तो उसे फ्रिक्शन रोकती नहीं है। मैं अगर बाइक पर बैठा हुआ हूं और मैं चाबियां हल्की सी ऊपर उछालता हूं तो वो मेरे पास आ जाएंगी, क्योंकि उस पर फ्रिक्शन जो है, एयर की फ्रिक्शन जो है, उसने ज्यादा असर नहीं किया। लेकिन अगर मैं उसे बहुत ऊपर उछालता हूं तो वो मेरे पास नहीं आएंगी, बल्कि वो पीछे गिर जाएंगी। और उसकी वजह मैंने आपको बता दिया है कि वो एयर की फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से हम चीजों को कंफ्यूज कर देते हैं। हम रिलेटिविटी और एयर की फ्रिक्शन को आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। मैंने अपनी नॉर्मल रूटीन से हटके इस वीडियो को बनाया है, और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हमें फेक खबरों, फेक चीजों और सच्चाई में फर्क करना पड़ेगा। अगर आज एक बच्चा ये समझता है कि जमीन साकिन है और वो ये सोच लेके बड़ा होता है, तो 2024 में हम मार्स पे जा रहे हैं। 2030 में लोग टूर करने के लिए स्पेस में जाएंगे, शौकिया पैसे देकर स्पेस में जाएंगे। और उस वक्त ये बच्चे जो हमेशा ये समझते हैं कि जमीन साकिन है, जब वो स्पेस में जाएंगे तो वो कुरान से मुतनफ़र होंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि कुरान में ये लिखा गया है कि जमीन साकिन है। वो ये नहीं समझेंगे कि जिसने उनको वो वीडियो बनाकर अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक गलत चीज बताई, वो एक आदमी की गलती थी। तो ये बहुत अहम चीज है कि हम कुरान मजीद को साबित करने के लिए साइंस के असूल गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आज हम कुरान की किसी चीज को गलत असूल साइंस के इस्तेमाल करके सही साबित कर भी देंगे तो मुस्तकबिल में हमारे बच्चों को बहुत मुश्किलात पेश आएंगी और उनका एतमाद और उनका ईमान कुरान से उठ भी सकता है। उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि वो चीजें जो अभी कुरान में हैं और साइंस ने उनको साबित नहीं किया या साइंस उनके मुखालिफ चल रही है, तो आप इंतजार कीजिए उस वक्त का जब साइंस इस सच को, इस बरहक सच को सही साबित करने के काबिल हो जाएगी। और याद रखिए, ये मैं बार बार कहता हूं कि साइंस हमेशा उनसे पढ़िए जो साइंस के आलम है, क्योंकि अगर आपने किसी भी कुरानी आयत को गलत समझ लिया और उसके बाद साइंस ने भी उसे गलत साबित कर दिया, गोया कि वो कुरान का असल मफहूम तो नहीं है, वो तो हमारी इंटरप्रिटेशन है, तो हमारे लिए यही चीज क्रिश्चियंस के साथ हुई। उनकी किताबों की मुताबिकत उनकी साइंसदानों के साथ ना होने की वजह से उन्होंने मजहब को एक तरफ फेंक दिया। हम ये समझते हैं कि हमारा कुरान पर हक है, इसलिए जब हम उसकी गलत इंटरप्रिटेशन करेंगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जब साइंस उस चीज़ को गलत साबित करेगी तो हमारा शक कुरान की तरफ चला जाएगा, हमारा शक उस तरफ नहीं जाएगा, उस बंदे की तरफ नहीं जाएगा जिसकी वीडियोस हम देखते हैं या जिसने गलत इंटरप्रिटेशन की। तो बहुत अहम बात है कि अपने बच्चों को वो चीज़ें दिखाएं, वो फैक्ट समझाएं जो साइंस ने स्टैब्लिश किए। और अगर कहीं साइंस और कुरान में कन्फ्लिक्ट है तो इंतज़ार कीजिए कि साइंस उस कन्फ्लिक्ट को दूर करे, क्योंकि साइंस ने बदलना है और कुरान ने बदलना नहीं है। तो साइंस को मजीद वक्त दीजिए, उस मसले पर और तहकीक हो, रिसर्च हो और वो कुरान के साथ मैच कर जाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यकीन जानिए कि ज़मीन साकिन नहीं है।